तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इंडिविजुअल सरफेसेस के रेस्पेक्ट में सरफेस नंबर फर्स्ट के लिए एंगल 90 डिग्री, तो इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो गया था हमारा, जीरो हो गया था। सेकेंड वाली सरफेस के लिए भी एंगल 180 डिग्री, बट इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी। तो इस सरफेस के लिए, इस फेस के लिए x की वैल्यू जीरो थी, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो गया था, सेकेंड सरफेस के लिए जीरो हो गया था। थर्ड वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, इसके लिए भी एंगल 90 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया था। सरफेस नंबर 4, सरफेस नंबर 4 के लिए हमने निकालना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या करेंगे, ये cos थीटा, E की वैल्यू E नॉट x और A की वैल्यू a स्क्वायर स्मॉल a स्क्वायर, एरिया ऑफ द फेस a स्क्वायर। उसके बाद cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट टू राइट है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस, एंड द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो cos 0 इज इक्वल टू 1. पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E नॉट x एंड a, we got 2.5 into 10 to the power 5 is the value of electric field. E naught into x is equal to a. At this point x is equal to a, so the value of a is 10 to the power minus 2 into area, that is equal to a square and given as 10 to the power minus 2 का whole square into cos 0, that is equal to 1. So solving by help of simple mathematics, 10 to the power एक तरफ हो जाएगी, न्यूमेरिकल डिजिट एक तरफ हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट इज द वैल्यू ऑफ ES4। ES5 की वैल्यू देखें तो इसके लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, एंगल 90 डिग्री, तो E5 के लिए भी हमारी वैल्यू हो जाएगी जीरो। सिक्स वाली सरफेस फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब, area vector perpendicular outward to the surface, electric field left to right, angle between electric field and the area vector is equal to 90 degrees, so that electric flux related to the sixth phase will be equal to 0. Thus computing the summation of all individual phases, electric flux will be equal to phi E is equal to phi E S1 plus S2 S3 S4 S5 and S6 इंडिविजुअल फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट की 0, सेकंड की 0, थर्ड की 0, फोर्थ की 0.25, फिफ्थ की 0, सिक्स्थ की 0, तो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज हाउ वी कैन गेट द overall electric flux related to the cube. Now the second question was involved, that was to find the total amount of charge present inside the cube. To find the total charge present inside the cube, what we are going to do? Any suggestion? Any strategy? बताइए कैसे करेंगे? सोचो सोचो सोचो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता है, चार्ज निकालना है, क्लोज्ड सरफेस है, हाँ बताओ, ट्राई करो, कैसे करेंगे? I is equal to Q by epsilon phi is equal to Q upon epsilon naught। एक्चुअली ये होगा phi E। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? वेरी गुड, गॉस लॉ। From Gauss law, to solve the second part of the question, what we are going to do, we are going to take the help of Gauss law. From Gauss law, as we know, because phi E is equal to Q upon epsilon naught for a closed surface, that is, and the given is phi is equal to 0.25 Newton meter square per coulomb, and epsilon naught is equal to, what is the value of epsilon naught? 8.85 into 10 to the power minus. 8.85 is wrong, 8.85 is the right.
into 10 to the power -12. Very good. So by substituting the value of epsilon naught and the phi, we can get the value of q. So to find the value of q, we can write q will be equal to phi e into epsilon naught, that is 0.25 into 8.85 into 10 to the power -12. By multiplying all the numerical digits, we can get the overall value of electric charge, and the unit will be coulomb. Unit will be coulomb. Is it clear to everyone? आया समझ में? तो ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन, रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज. इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है. So be prepared for this kind of questions. Okay, moving further, today's our next topic is some analysis based on the Gauss law. That on which factors Gauss laws depend, and what will going to happen if we change the size and the shape of the object to find the electric flux. देखिए, first point है इसमें electric flux does not depends upon the size of the object. Electric flux does not depends on the size of the object. What it means? It means कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक स्फेयर है r रेडियस का, जिसके अंदर q चार्ज प्रेजेंट है, प्लस q चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है. तो इससे रिलेटेड फ्लक्स मान लीजिए कितना होगा हमारा, phi E1 Q1, और वी कैन से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. होगा कि नहीं होगा? If I increase the size of the radius, or if I double the radius of the sphere, ये हमारा स्फेयर था पहले वाला r रेडियस का. If we doubled the radius of sphere to r, then what will be the value of phi E2? पता ही है, अगर स्फेयर की रेडियस को डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम ही रहेगा. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम. phi E2 will be equal to phi E1 will be equal to plus q upon epsilon naught. Now the thing is, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं बट फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा है? क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई जस्टिफाई कर सकता है लॉजिकली? What is the reason that if we double the size of the sphere, even though the flux related to the sphere does not changes? Why? The reason behind it is that the definition of electric flux is as the electric field lines passing perpendicular from the surface is called as electric flux. ध्यान से समझिएगा कि क्यों स्फेयर का साइज बढ़ाने के बाद भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं. उसका रीजन यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है कि अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर
from the surface is called as electric flux. यही है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। तो अगर दोनों स्फीयर से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी तो क्या हम कह सकते हैं कि यस, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर बोथ द स्फीयर इज सेम देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी सेम। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला है हमारा छोटा वाला स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है। अब अगर मैं स्फीयर की साइज को डबल भी कर दूंगा तब भी मुझे बताइए क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई चेंजेस हुआ है? पहले वाले स्फीयर से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द सरफेस है, क्या सेकंड वाले स्फीयर के लिए भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि नहीं है? सो by changing the size of the sphere it does not changes the number of electric field lines passing perpendicular away from the surface. That is why the flux related to the sphere will not gonna change. Is it clear to everyone? So that is the reason why electric flux does not changes even though we change the size of the object. So this one is the first topic related to the electric flux, dependency of electric flux on the different size, shape and the amount of charge. In next lecture we are going to talk about some other factors based on the electric flux. आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? साइज को अगर इनफाइनाइट कर दे तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनफाइनाइटली टेंडिंग होती है। ये तो हमने बस एरो से लिमिट कर रखा है, बट एक्चुअली देखो तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है? यूनिवर्सल फोर्स है। उसकी रेंज कितनी होती है? नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो उसकी रेंज हमने पढ़ी थी क्लास 11th के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट। तो मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक मूव करेगी, इतनी ज्यादा डिस्टेंस तक कि आप उस पर कोई भी शेप नहीं बना सकते। इमेजिनरी आप सोच सकते हो बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ सच काइंड ऑफ शेप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे कंटिन्यू करेंगे।